मित्रों, नमस्कार। आज एक बहुत ही गहरे एक क्षोभ की मानसिकता के साथ आपसे कुछ बातें कहने के लिए हाजिर हुआ हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है। एक इतनी बड़ी महामारी का संकट और उस समय उतने ही बड़ी तुच्छताओं का प्रदर्शन, उतनी ही संकीर्ण राजनीति, उतने ही संकीर्ण स्वार्थों को साधने की कोशिश, यह कल्पना के बाहर है। अभी पश्चिम बंगाल में कल से एक बड़ा विवाद चल रहा है कि केंद्र सरकार ने अपना एक प्रतिनिधि मंडल 4 सदस्यों का गृह मंत्रालय ने भेजा है। गृह मंत्रालय के 4 कठपुतले लगता है जैसे एक इतनी बड़ी दिव्य दृष्टि से संपन्न है कि वे पश्चिम बंगाल में आकर अपनी दिव्य दृष्टि से यहाँ की सारी वास्तविकता को, कोरोना के सच को देख लेंगे और फिर कोई ऐसा मंत्र सामने लाएंगे जिससे कि ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उस प्रकार का कुछ आचरण किया जा रहा है कि उस दल को उस सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़कर पश्चिम बंगाल की सरकार की अपनी संघीय स्वतंत्रता का हनन करते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए यहाँ उपस्थित हुआ और उसके पक्ष में जिस प्रकार की तमाम दलीलें दी जा रही है, केंद्रीय गृह मंत्रालय जिस प्रकार तमाम प्रकार के आपातकालीन प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए उससे डरा रहा है यहाँ की सरकार को, यह एक बहुत ही शर्मनाक दृश्य है। इसमें उस सुप्रीम कोर्ट को भी शामिल कर लिया गया है, उसके आदेशों को भी, जो सुप्रीम कोर्ट आज के इस संकट के काल में सबसे अधिक नाकारा साबित हो रहा है। जिस सुप्रीम कोर्ट से जब कहा जाता है कि आप भूखे मर रहे लोगों की सहायता के लिए कुछ आदेश पालन कीजिए, आदेश जारी कीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है सब कुछ तो हो रहा है, सब कुछ सही तो हो रहा है। कोई भी सरकार के किसी भी प्रकार की कमजोरी पर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी याचिका करने पर उन्हें ये कहते हुए कोई हिचक नहीं होती है कि ये पब्लिक लिटिगेशन नहीं, ये पब्लिसिटी लिटिगेशन पिटिशंस है। कहने का मतलब है कि एक ऐसी स्थिति में हमने कल ही पोस्ट अपने फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट लिखा जिसमें हमने कहा कि ये बंगाल में क्या अमित शाह का खेल चल रहा है। उसको मैं आपके सामने पढ़ करके रख रहा हूँ कि आज देश के सारे मुख्यमंत्री केंद्र के द्वारा मुहैया कराए गए सीमित साधनों से कोरोना से जूझ रहे हैं। दुनिया में जहाँ अभाव नहीं है वहाँ पर भी इस काम में भारी कमियाँ नज़र आती है। तो भारत में इतने भारी अभावों के संसार में क्या दशा होगी, हर कोई जानता है। ऐसे में अपने काम में लगे हुए तमाम मुख्यमंत्रियों की दशा वास्तव में उस शुतुरमुर्ग जैसी है जो खतरे की विकरालता के सामने अपने काम में मुंह गड़ाए हुए इस भारी खतरे के टलने की कामना कर रहे हैं। केंद्र सरकार सब मुख्यमंत्रियों की इस बेबसी को अच्छी तरह समझती है, पर जब केंद्र में अमित शाह जैसा कोई व्यक्ति बैठा हो तब वह कुछ इसे अतिरिक्त समझता है। बंगाल पर तो आज उनकी खास नज़र है क्योंकि अगले साल ही यहाँ चुनाव होने वाला है। ऐसे में राज्य की कमियों को औचक उजागर करने का नाटक करके वे अपने भाजपाई संघी चेलों को कह रहे हैं कि जाओ। जब वे अपनी छोटी सी ज़मीन में यहाँ की सरकार सर गड़ाए हुए बैठी है, उस समय पीछे से उनके उस शुतुरमुर्ग के पंखों को कतर कर उसकी भत पिटवा दो। पाकेट मारों का दल इसी प्रकार अपने शिकार को उलझाकर उनकी जेब काटा करता है। बहुत तीखी टिप्पणी थी और बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार से
हालांकि बंगाल के साथ ही साथ उन्होंने और भी 3 राज्यों में अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं, लेकिन इसीलिए भेजे हैं ताकि एक प्रकार का पर्दा किया जा सके, उनके अपने राजनीतिक उद्देश्य पर एक पर्दा डाला जा सके। अन्यथा सारा विवाद बंगाल पर केंद्रित हो चुका है। बंगाल की सरकार को बिना किसी प्रकार की सूचना दिए और इसका स्वाभाविक प्रतिवाद किया है यहाँ की सरकार की ओर से, और यहाँ एक उनके राज्यपाल के रूप में एक कठपुतले बैठे हुए हैं। वे और कुछ नहीं करते हैं किंतु दिन रात राजनीति में लगे रहते हैं, दिन रात गंदी गंदी बातें और बंगाल में तमाम प्रकार की अफवाहें फैलाने वाले, तमाम प्रकार के दुष्प्रचार में लगे लोगों को वो बढ़ावा देते रहते हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि आप जिस समय इतना बड़ा कदम उठाए हैं कि पिछले लगभग 40 दिन से पूरा देश लॉकडाउन में है, उस समय आप क्या कर रहे हैं? ये सब आखिरकार क्या सोचकर आपने ये कदम उठाया? आखिर आपने इस बीमारी के बारे में कुछ तो सोचा होगा कि यह बीमारी कैसी खतरनाक है। इसके लिए, इस असाधारण बीमारी के लिए असाधारण उपायों की जरूरत है। ये इसकी सारी तुलना में दुनिया में इस प्रकार उस टिड्डी दलों से तुलना की जा रही है जो पहले आया करते थे, पूरे आसमान में छा जाते थे और जहाँ से गुजरते थे वहाँ की सारी फसल को चट कर जाया करते थे। यह एक वैसी बीमारी है कि यदि इस पर काबू नहीं पाया गया तो पूरी मानव जाति को चट कर जाएगी। एक इतनी खतरनाक बीमारी से निपटने के लिए आपने बिल्कुल एक सही और एक असाधारण कदम उठाया, लेकिन आचरण क्या है? ये तो सब दुनिया कह रही है कि सिर्फ लॉकडाउन से इस बीमारी का मुकाबला नहीं किया जा सकता, इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ करने को है। चारों तरफ से सहयोग, एकजुटता, सब मिल करके इसके विरुद्ध में लड़ाई में लगने की बात की जा रही है। और हमारे यहाँ शुरू से वो एक गृह मंत्रालय वो लगा हुआ है कि किसी प्रकार से इससे कोई हिंदू मुस्लिम मसला निकाला जाए, तो या इससे किसी प्रकार की अन्य विभाजनकारी चीज़ों को निकाला जाए। और उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम है कि आज पूरे देश में नाना प्रकार की विभाजनकारी प्रवृत्तियाँ जन्म लेने लगी है, प्रादेशिकतावाद की प्रवृत्तियाँ जन्म लेने लगी है। ऐसे राजनीतिक नेताओं के द्वारा टिप्पणियाँ की जा रही है जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि अभी जो बीजेपी के एक कर्नाटक के सांसद के जिस बयान की चर्चा चारों तरफ हो रही है कि उसने पूरे अरब विश्व को भारत के विरुद्ध भड़का दिया है। यह जो परिस्थिति है कि जिस समय आपको अधिक से अधिक देश को एकजुट रखने की जरूरत है, उस समय औपचारिक तौर पर तो आप एक आध छोटा मोटा बयान दे देते हैं कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि यह बीमारी कोई जाति कोई धर्म नहीं देखती है, लेकिन वास्तविकता में आचरण क्या है? आपके सारे समर्थक क्या कर रहे हैं? ये एक बहुत अजीब सी स्थिति बना रखी है। और अब एक नया, उसके साथ ही साथ इनका एक आंकड़ेबाजी का खेल भी चलता है कि अब डबलिंग रेट एक नया औजार इन्हें मिला है कि डबलिंग रेट यहाँ कम है इसलिए हमारे यहाँ पर जो है हमने काफ़ी काबू पा लिया है। क्यों इस प्रकार के दैनंदिन प्रचार के जरिए आप अपने के वन अपमैनशिप को जो है स्थापित करने की फिराक में लगे रहते हैं? इस बीमारी की प्रकृति को समझिए। यह बीमारी जिस तरह से आज अमेरिका में बहुत से वैज्ञानिक जो खास तौर पर इस वैक्सीनेशन और इन सब चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके कहीं ना कहीं कुछ व्यावसायिक हित भी उनके साथ है, वे तो ज़रूर इस बात को बल दे करके कह रहे हैं कि ये वैक्सीनेटेड हो जाएगी, इसका वैक्सीन निकल जाएगा। किंतु उतने ही प्रतिष्ठित अन्य वैज्ञानिकों का कहना है कि
वैक्सीन कब निकलेगी, कैसे निकलेगी, निकल पाएगी या नहीं पाएगी, इस पर संदेह जाहिर कर रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि यह जो है, यह ना तो लॉकडाउन से समाधान होने वाला है और ना कुछ अन्य तात्कालिक उपायों से। इसके लिए जिस बात की ज़रूरत है, व्यापक पैमाने पर लोगों को चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, एकजुट रखा जाए समाज को। हमारे यहाँ तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ तो डॉक्टरों तक को हमले का निशाना बना दिया जा रहा है और सबके पीछे एक प्रकार का कहीं न कहीं कोई सांप्रदायिक एंगल, कोई जातिवादी एंगल, कोई पिछड़ेपन का कि कोई अपना चुराने वाला आ गया तो कोई कुछ, इस तरीके की सारी मानसिकता, जिन चीज़ों को हमारा शासक दल लगातार बल देता रहा है, आज उसके सारे दुष्परिणाम सबसे भद्दे रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। इसीलिए ये जब आज ही अखबारों में है कि बजाज ऑटो का मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल बजाज कहते हैं कि ये समस्या तो कोरोना ने पैदा की है, किंतु इस समस्या को बढ़ा दे रही है हमारी सरकार। इस समस्या के सामाजिक जो दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, जो आर्थिक दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, उसमें इस सरकार की अकर्मण्यता, इसमें न सोच पाने वाले लोगों की जो बहुतायत हो गई है। पिछले तमाम दिनों में जिस प्रकार के प्रचारवादी तत्वों को नौकरशाही के भी तमाम स्तरों पर, यहाँ तक कि जुडिशियरी में भी भर लिया गया है, अब उसका फल हम भुगत रहे हैं कि सब प्रचार के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा उस्ताद है, किंतु वास्तविकता की ज़मीन में कहीं नज़र नहीं आते हैं। जिन राज्यों की सरकारें मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, वे तो कुछ हद तक अपने प्रदेश की जनता को, वहाँ के प्रवासी मजदूरों और तमाम लोगों को कुछ राहत दे पा रहे हैं, किंतु केंद्र सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है, केंद्र सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। उल्टे केंद्र सरकार कह रही है कि हमारे पास अनाज का इतना भंडार है और हम अब चावल से सैनिटाइजर पैदा करेंगे। कल्पना कीजिए, जिस समय आपके देश में लगातार भूख से मरने की खबरें आ रही है, लोगों को चावल भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उस समय में केंद्र सरकार चावल से सैनिटाइजर पैदा करने की बातें कर रही है। कहने का मतलब है कि ये जो परिस्थिति है, इसने हमारे समाज की नैतिकता को कितना नुकसान पहुंचा है। हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो है आज अवसाद की स्थिति में। कल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यह आह्वान किया है कि वे काला दिवस के रूप में 23 अप्रैल के दिन को पालन करेंगे। क्यों? क्योंकि उन पर जगह जगह हमले किए जा रहे हैं। ये समाज असहिष्णुता का समाज, जहाँ हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी परेशानियों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है, उस समाज में इसी प्रकार नैतिक पतन होता है उस समाज का। तो ये जो परिस्थिति है, बहुत भयंकर रूप से चिंता की बात है। और इसी के समानांतर एक दूसरे जोकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब, दुनिया जानती है कि इस कोरोना से लड़ाई में फ्रंट लाइन जो वर्कर्स है, हेल्थ वर्कर्स, उनमें सबसे बड़ी संख्या अप्रवासी मजदूरों की, अप्रवासी लोगों की है। वे अपनी जान, अपनी कुर्बानियां दे करके पूरे पश्चिमी जगत में सेवाओं से, स्वास्थ्य सेवाओं में लगे हुए हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि ये वास्तविकता है कि यदि अप्रवासी मजदूर, अप्रवासी कामगार यदि पश्चिम के जगत में अभी नहीं होते, तो न्यूनतम सेवाएं मुहैया करने वाले लोगों के वहाँ अभाव हो जाता। और ऐसे समय में
ये ट्रम्प ये अभी अपने चुनावी लक्ष्य को साधने में लगा हुआ है और कह रहा है कि हम इमिग्रेशन पर रोक लगा देंगे। हम जानते हैं ये बिल्कुल धोखेबाजी वाली बात है, वो कुछ नहीं करने वाले हैं। वे जानते हैं सच्चाई को, कहीं ना कहीं से तो सच्चाई उनके पास पहुंच रही है कि आखिरकार कौन लोग फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के रूप में वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लगे हुए हैं। लेकिन चूंकि चुनाव सामने है और उन्हें अपने इमिग्रेशन वाले मुद्दे को जीवित रखना है, रोज़गार वाले मुद्दे को जीवित रखना है, इसलिए वो इस बात को कह रहे हैं। अमेरिका में रिकॉर्ड बेरोजगारी की बात सब लोग जानते हैं और ये रिकॉर्ड, और वो समझते हैं कि इस प्रकार की धोखे भरी बातों से वे अमेरिकी जनता को भुलावा दे देंगे। कहते मतलब कि ये जो परिस्थिति है, इससे पता चलता है ट्रंप को भी वहाँ इतनी बड़ी, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग अमेरिका में मर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे इस बात का एहसास नहीं है। फिर भी वह संकीर्ण राजनीति में लगा हुआ है, फिर भी वह उसी में जुटा हुआ है कि कैसे हम अपना किसी प्रकार से परिस्थिति को अपने राजनीतिक फायदे के लिए भुना लें। यह जो स्थिति है, इसमें कितने प्रकार की, एक तरफ और हम देखते हैं कि चीन जो है वो बहुत स्थिर होकर के सब से सहयोग की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ लगातार झूठा प्रचार भी किया जा रहा है कि यह वायरस किसी प्रयोगशाला में तैयार हुआ है, जबकि वैज्ञानिकों ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि यह वायरस प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता है। लेकिन चूंकि शत्रु की तलाश है, इसलिए सब लगे हुए हैं चीन को। और तो और जर्मनी ने एक दावा ठोक दिया है हजारों करोड़ डॉलर का चीन पर। क्या हासिल होगा? कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ प्रचार और चीन से एक प्रकार की नफरत, उसे घेर करके कैसे निपटा जा सके। लेकिन कौन से परिप्रेक्ष्य में यह हो रहा है, सोचने की बात यह है। संकट तो दूसरा है, संकट चीन नहीं है, संकट तो कोरोना है, लेकिन उसकी अवहेलना की जा रही है। लोगों की जाने जा रही है, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। जो सारी दुनिया में आज आवाजाही रुकी हुई है लोगों की, और ट्रंप ऐसे समय में माइग्रेशन को रोकने की बात कर रहे हैं। हास्यास्पद। हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो परिस्थिति है, इसमें यह बात बिल्कुल साफ है कि जिस बाजारवाद का इतना ढिंढोरा पीटा जा रहा था कि मनुष्यता की सारी समस्याओं का समाधान बाजार में है, स्वतः एक ईश्वर की तरह वह आकर के आपकी सारी समस्याओं का अंत कर देगा। लेकिन आज कहाँ है बाजार? आज जो संकट आदमी के सामने उपस्थित हुआ है, क्या उसकी सहायता के लिए कहीं से बाजार दिखाई दे रहा है? वास्तविकता ये है कि भले ही कुछ पूंजीपति करोड़ों अरबों डॉलर जो है दान में दे दे, लेकिन वह रुपया वो कहाँ से लाए हैं, और क्या उनके पास वो मैकेनिज्म है कि जिससे वे तमाम पूरी आबादी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा सके? आखिरकार तो उन्हें सरकारों पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। उनका तथाकथित बाजार तंत्र जरा भी काम नहीं आ रहा है। तो यह जो स्थिति है, उसमें एक तरफ बाजार तंत्र वाले पूरी तरह से एक्सपोज्ड है, तो वही हम अपने देश में देख रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम करने वाले तत्व, ये सरकारें गिराने खरीदने, इनके तुच्छ कामों में लगे हुए हैं, परेशान करने। जो राहत कार्य आप खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप खुद तो जितना साधन मुहैया कराने की ज़रूरत है उसमें बाधाएं पैदा कर रहे हैं, और उल्टा जो है जो कर रहे हैं
उनके भी काम में रोड़े अटका रहे हैं। आपके जगह जगह बैठे हुए राज्यपाल, उनकी एक ही भूमिका रह गई, वो और कुछ जानते नहीं है, जीवन में कुछ सीखा नहीं है उन्होंने समाज के सकारात्मक लाभ के लिए कुछ करने की उनका कोई प्रशिक्षण ही नहीं है। ये सबसे बड़ी कमजोरी है आरएसएस से जुड़े हुए लोगों की, कि वे कुछ सकारात्मक कुछ नहीं कर सकते, बस वे नफरत पैदा कर देंगे। उनका तथाकथित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नफरत फैलाने वाला राष्ट्रवाद है। एक संप्रदाय विशेष को, फिर उसके बाद दूसरे संप्रदाय को, जातियों को चुन करके नफरत फैलाओ और उससे जो आग पैदा हो, उस आग पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। यह जो परिस्थिति है ये बहुत चिंताजनक है और बहुत ही क्षोभ पैदा करती है। हम नहीं जानते हैं कि आज भले हमारे यहाँ पर डब्ल्यू रेट कम हो या कुछ भी हो, सारी दुनिया जानती है इस वायरस की प्रकृति भारत के लिए कोई विशेष नहीं है। ये तो अभी की बात है, मई महीने में, जून महीने में और आगे भी इसके विकराल रूप धारण करने की बातें सब लोग कहने लग गए। क्यों कह रहे हैं? अगर लॉकडाउन ही समाधान होता, अगर आपकी तमाम प्रकार आप अगर इतनी उपलब्धियां हासिल कर ली होते तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी। चलिए हो गया, ये लॉकडाउन भी समाप्त हो जाएगा, अभी नहीं होगा, महीने भर में और हो जाएगा। लेकिन अभी स्थिति क्या है? जो केंद्रीय सरकार जो किट्स दे रही है, जो राज्यों को दिए जा रहे हैं, उस सारे के सारे उसमें पाया जा रहा है, वो राजस्थान सरकार ने शिकायत की है कि सब फालतू किट्स हैं, उनसे कोई सही परीक्षण नहीं किया जा पा रहा है। हालांकि वो राजस्थान सरकार ने अपने पाल पर खरीदे हैं, किंतु वो जो रैपिड टेस्टिंग किट्स जो है वे आईसीएमआर की सिफारिश पर, आईसीएमआर की सलाह पर, जिनको उन्होंने रिकमेंड किया, उनके माध्यम से खरीदे जा रहे हैं। तो लगे हुए हैं ये नेतागण, तो ये सरकारें और ये ब्यूरोक्रेसी, ये तो इस किट्स की खरीदारी और इन सब में इनमें भ्रष्टाचार के कामों में लगी हुई है और डंडा चला रही है राज्य सरकारों पर, जो दिन रात जिनके जीवन की मजबूरी है, जिनको सामने रह कर के मुकाबला करना है। इसीलिए हम अंत में फिर यही कहेंगे कि कोई केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल इतना समर्थ नहीं है कि वो आया, सड़कों पर 4 जगह घूम लिया, मिल लिया और उसके बाद सारी समस्याओं का समाधान दे दिया। उसका कोई अर्थ नहीं है। ये शुद्ध राजनीति है और इसे तत्काल बंद किया जाना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।